हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। इन पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था व्हाट इज दिस ESRD, दैट इज एंड स्टेज रीनल डिजीज, और हम इसे एंड स्टेज किडनी डिजीज भी बोलते हैं या एंड स्टेज रीनल फेलियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, causes, pathophysiology. Now we are going to see the sign and symptoms, diagnostic evaluation, stages, management, prevention and complication of end stage renal डिजीज। तो मैंने आपको बताया था कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि एंड स्टेज मींस लास्ट स्टेज। किसकी? रीनल की। आपके किडनी की लास्ट स्टेज चल रही है और आपकी किडनी ऑलमोस्ट अपना फंक्शन लॉस कर चुकी है। 100% में से सिर्फ 10% इस टाइम पे आपकी किडनी फंक्शन कर रही है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि किस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि किडनी कितना फंक्शन कर रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास नेफ्रॉन है जो कि हमारी किडनी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, जो कि हमारी किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि सबसे पहले ब्लड को कंटेन करता है और फिल्टर करना स्टार्ट करता है, वो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसी ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन रेट को हम रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ये फिल्ट्रेशन, भाई जब ये फिल्टर करेगा तो जितना ये फिल्टर करेगा, जितना भी तो ये आगे सेंड करेगा, है ना। तो इसका फिल्ट्रेशन रेट अच्छा होना चाहिए, तभी ये आगे बाकी चीजें दे पाएगा। मान लीजिए इसने फिल्टर किया, फिर इसने ब्लड को आगे भेजा, फिर आगे वाले पोर्शन ने इसको फिल्टर किया, फिर आगे वाले पोर्शन ने फिल्टर किया। तो अगर यही कम फिल्टर कर रहा है तो ये कम भेजेगा ब्लड, और कम ब्लड भेजेगा तो कम फिल्ट्रेशन होगा। इसी वजह से इसके फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं कि किडनी कितना फिल्टर कर रही है। उसी के बेसिस पे हमारी स्टेजेस डिपेंड करती हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेज आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल स्टेज है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट है वो 90 से 120, 90 से आपका 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो नॉर्मली हमारा 90 से 120 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन चलता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी सरफेस एरिया। दैट इज नॉर्मल कितना है? 1.73 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्टेज में हमारा 90 तो फिल्ट्रेशन रहता है, लेकिन ये 90 भी हमारे लिए रिस्की है। क्यों? क्योंकि आगे और कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस कंडीशन में आपकी वाइटल ऑर्गन की जो कह सकते हैं कि कंडीशन है वो आगे चल के रिस्की हो सकती है। आगे चल के आपके वाइटल ऑर्गन्स यानी कि ब्रेन और हार्ट की जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकती है और आप डेंजरस कंडीशन में आ सकते हो। ठीक है, तो हमें यहीं से ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी ऑलमोस्ट नॉर्मल है। सेकेंड स्टेज तब कही जाएगी जब फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 तक पहुंच जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि हमारी फर्स्ट स्टेज की प्रोग्रेस हो गई और वो सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो गई। थर्ड स्टेज हम तब मानेंगे जब 30 से 59% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ स्टेज में और कम हो जाएगा, डेट इज 15 से 29 GFR हो जाएगा, और इस कंडीशन पे हमें अब डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। डायलिसिस एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें ब्लड को फिल्टर करके वापस से उस पेशेंट के अंदर डाला जाता है। मतलब जो काम आपकी किडनी नहीं कर पा रही है वो डायलाइजर कर रहा है, एक तरह की मशीन होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं इस कंडीशन में, और आपकी कंडीशन ज्यादा सीरियस हो सकती है। इस वजह से आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की भी नीड पड़ सकती है। फिफ्थ स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, दैट इज द कंडीशन जिसमें एंड स्टेज रीनल फेलियर होने के पूरे 90% चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि 15 GFR आपका रह जाता है, लेस देन 15 GFR आपका रह जाता है, जिसमें डायलिसिस आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन को पूरी जरूरत पड़ती है। ओके, दिस इज सीवियर स्टेज। द फिफ्थ स्टेज इज द मोस्ट सीवियर स्टेज।
अब हम देख लेते हैं कि जब ये स्टेजेस अपनी प्रोग्रेस पे आ रही हैं, तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नोजिया, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी। नोजिया, वॉमिटिंग क्यों देखने को मिलेगा? तो देखो, नोजिया वॉमिटिंग का रीजन ये है कि जब आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो जब वो ब्लड आपके स्टमक में जाएगा, तो स्टमक में ऑलरेडी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका जो ब्लड की एसिडिटी है, वो दोनों मिल के आपके डाइजेशन को बिगाड़ देंगे। ठीक, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जीआई सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। साथ ही साथ आपको भूख नहीं लगेगी। इसी वजह से जब आप खा नहीं पाओगे और नोजिया, वॉमिटिंग होगा बार-बार, तो आपको फैटीग और वीकनेस फील होगा। स्लीपिंग प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि आपके देखिए लेग्स में स्वेलिंग हो रही है, आपको प्लूराइटिस यानी कि आपकी पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है, आपका ब्रेन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है ना? नोजिया, वॉमिटिंग बार-बार हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहेगा। यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि किडनी आपकी फिल्टर नहीं कर रही है। साथ ही साथ नॉर्मल यूरिन आपका कितना होता है? 1200 से 1500 ml पर डे। पर डे आपका नॉर्मली यूरिन इतना निकलता है, ठीक है? लेकिन जब आपको ओलाइगोयूरिया होगा, यानी कि यूरिन बहुत ज्यादा कम बनेगा, तो आपका यूरिन कितना निकलेगा? लेस देन 400 ml पर डे। समझ लीजिए आप, 400 ml आपका इतना कम आपका यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा पर डे। देन डिक्रीज द मेंटल शार्पनेस, आप कॉन्शियस नहीं रह पाओगे, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन सिस्टम आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्लड है वो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, और वो ब्लड जो है आपके ब्रेन में भी जा रहा है। इस वजह से आपका ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। मसल क्रैम्प होगा, यानी कि आपकी बॉडी में पेन होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्वेलिंग भी आई हुई है, साथ ही साथ आपको मसल वीकनेस भी फील होगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन मसल्स को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। फीट और एंकल में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सोडियम आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है और सोडियम डिपॉजिट हो जाता है। सोडियम डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में ईचिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन होता है हमारे पास जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे पूरी बॉडी में जब टॉक्सिसिटी भर रही है, तो आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने लगेगा कि भाई हमारी बॉडी में तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, तो इनको किल करना पड़ेगा। इस वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई हो जाएगा, और सी रिएक्टिव प्रोटीन जब लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में ईचिंग करने लगता है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है जो कि अभी तक आपके पैरों में था, वो लंग्स के आसपास भी फिल होने लगा है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे लंग्स के जो आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, हमारे पास 2 लेयर होती हैं, विसरल एंड पैराइटल प्लूरा लंग्स की, और उसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होता है जिससे कि दोनों लेयर जो है एक दूसरे को टच ना करें। ये फ्लूइड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से आपके लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा और आपको चेस्ट पेन होगा। साथ ही साथ जब फ्लूइड भर जाएगा, तो आपको पता है कि लंग्स आपके ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ यानी कि डिस्निया देखने को मिलेगा। हाई बीपी देखने को मिलेगा क्योंकि सोडियम लेवल डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम बढ़ रहा है, इस वजह से आपको बीपी इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हिस्ट्री में आप क्रोनिक किडनी डिजीज पूछ सकते हो कि क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या आप एचआईवी एड्स आपको तो नहीं है, या आपको डायबिटीज तो नहीं है, या इससे पहले किडनी में कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं की गई थी, किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं था, इससे पहले हाई बीपी तो नहीं रहता था बहुत ज्यादा, या किडनी के ट्यूमर का कोई ट्रीटमेंट या सिस्ट का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पूछनी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आपको वाइटल साइन चेक करना है। आपको टेम्परेचर में भी इंक्रीज मिलेगा अगर इन्फेक्शन है तो, पल्स रेट भी इंक्रीज मिलेगी,
बीपी इंक्रीज मिलेगा क्योंकि सोडियम लेवल बढ़ गया है। एंड रेस्पिरेशन में आपको डिस्निया मिलेगा, आपको दिखेगा कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है सही से। नेक्स्ट है हेड टू टू एग्जामिनेशन आप करोगे ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें आपको फेस जब आप उसका देखोगे तो काफी हद तक आपको डल दिखेगा, है ना। पेशेंट आपको कंफ्यूज दिखेगा, थोड़ा सा पेल फेस दिखेगा, हल्का सा आपको, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि किडनी आपकी एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है, और एरिथ्रोपोइटिन आपके अंदर के आरबीसीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जब किडनी फेल हो रही है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं निकल रहा है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं निकल रहा है, तो आपकी जो आरबीसीज का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। तो आपको हो सकता है आईज आपको येलोइश देखने को मिले, या तो आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जब आप पूछोगे उनसे तो वो आपको बताएंगे कि उनको नोजिया वॉमिटिंग फील होता है, चेस्ट पेन एब्डोमेन पेन फील होता है ना। उनके लेग्स में आप जब देखोगे तो आपको एडिमा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वो कंप्लेन करेंगे आपको कि मुझे पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है। जेनाइटल ऑर्गन अगर आप देखोगे तो आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पता चल सकता है। साथ ही साथ जब आप उनके ओरिएंटेशन या आप उनके सीएनएस के लेवल को चेक करोगे तो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैं कौन हूँ, आप कहाँ हो, किसके साथ आप यहाँ पे आए थे एडमिट होने के लिए, या इस टाइम पे क्या टाइम चल रहा है, तो मे बी वो कंफ्यूज रहे। साथ ही साथ वो कहेंगे कि उनको हेडेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। कफिंग हो सकती है, सीजर आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन के सेल्स जो है वो डिसफंक्शन कर रहे हैं। स्किन पे आप चेक करोगे तो मे बी आपको स्किन पे इस तरह के लाइक ब्लड के थोड़ा सा स्पॉट्स मिलेंगे, या इस तरह के आपको पैचेस मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे जब आप उसको ईचिंग करोगे उस पे। साथ ही साथ आपको इस तरह के पैचेस देखने को तब मिल सकते हैं जब कहीं ना कहीं की कैपिलरी रप्चर हुई होगी। मसल वीकनेस का कंप्लेन वो आपको दे सकते हैं, चेस्ट पेन की कंप्लेन वो आपको दे सकते हैं, हेडेक की बात वो कर सकते हैं कि उनको हेडेक भी हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। रीनल अल्ट्रासाउंड जब आप कराओगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको क्या पता चलेगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ आपको मे बी देखने को मिल सकती है। मतलब अगर ये किडनी है तो किडनी में अलग से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब आपको एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी तब आप क्या करोगे, तब आप तब आप जो है सीटी स्कैन कराओगे, जिससे कि उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम पता लगा सकें कि उसमें ट्यूमर है या नहीं। अब ट्यूमर है ये भी पता लगा लिया विद द हेल्प ऑफ द सीटी स्कैन। अब ट्यूमर कौन सा है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, फैलने वाला है कि बिना फैलने वाला है, वो आप चेक कराओगे रीनल बायोप्सी से। रीनल बायोप्सी में हम कुछ नहीं करते हैं, रीनल से एक छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं। क्यों, कहाँ से लेते हैं, जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ है वहां से एक सेल ले लेते हैं और लैब में सेंड कर देते हैं। लैब से ये पता चलता है कि ये सेल्स बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, ये सेल्स फैल सकते हैं कि नहीं फैल सकते। ब्लड स्टडी आपको करना है, ठीक है। ब्लड स्टडी में आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं, जैसे कि एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, एनीमिया है या नहीं है, सीरम सोडियम लेवल कितना है। नॉर्मली सोडियम लेवल 13.5 से 15.5 देखने को मिलता है। देखिए नोट कर लीजिए, 13.5 से 15.5 नॉर्मली सोडियम लेवल आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, माय मिस्टेक, 135 से 145 है, सॉरी, 135 से 145 मिली EQ पर लीटर आपको सोडियम नॉर्मली मिलता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है ठीक से, तो वो सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो आपको सोडियम 145 से अबव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन लेवल। प्रोटीन आपको बिलो मिल सकता है, लेस मिल सकता है। नॉर्मल प्रोटीन लेवल नोट कर लीजिए कितना होता है, 6 से 8 ग्राम पर DL नॉर्मल प्रोटीन लेवल होता है, 6 to 8 ग्राम पर DL। तो नॉर्मल प्रोटीन लेवल से कम आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में मिलेगा। क्यों, क्योंकि किडनी क्या करती है कि प्रोटीन को स्टोर करती रहती है, बट किडनी तो अभी कोई फंक्शन नहीं कर रही है ना, जो जा रहा है जाए, भाड़ में जाए, जो आ रहा है आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जा रहा है प्रोटीन तो जाए। तो
आपका प्रोटीन ज्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रोटीन देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम लेवल यानी के लेवल। तो पोटेशियम लेवल भी नॉर्मल कितना होता है नोट कर लीजिएगा, 3.6 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर। 3.6 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर देखने को मिलता है, ये नॉर्मल आपका पोटेशियम लेवल है। तो पोटेशियम लेवल भी आपको हाई मिलेगा, क्यों? क्योंकि किडनी जो है पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है। यूरिया और क्रिएटिनिन एक तरह का कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपके ब्लड में नहीं मिलना चाहिए। ये यूरिया क्रिएटिनिन स्टोर होता रहेगा आपके ब्लड में, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। WBC काउंट आपको इंक्रीज तब मिलेंगे अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। हो सकता है कि आपको ब्लड लेवल भी हाई मिले, ब्लड शुगर लेवल आपको हाई मिले। नॉर्मली खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल आपका लेस देन 140 mg पर DL आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेस देन 140 mg पर DL अगर आपको देखने को मिलेगा दैट इज नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा देखने को मिलता है दैट मीन्स कि आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो आपको फास्टिंग करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन लेवल, जो कि एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी में नहीं स्टोर होना चाहिए, वो भी आपको हाई मिलेगा क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। जब यूरिन टेस्ट आप कराओगे तो उसमें प्रोटीन आपको यूरिन में मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटीन जो है स्टोर होना चाहिए था, तो वो स्टोर नहीं हो रहा है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। दैट्स वाई वो आपको यूरिन के अंदर मिल जाएगा। ग्लूकोज अगर हाई है तो आपको ग्लूकोज लेवल भी यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ओलाइगो यूरिया यानी कि कम से कम यूरिन बनेगा आपका अंदर। दैट इज ओलाइगो यूरिया मीन्स व्हेन यूरिन इज लेस देन 400 ml पर डे। नॉर्मल यूरिन कितना बनता है आपके अंदर और कितना निकलता है? 1200 से 1500 ml पर डे आपका यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन ओलाइगो यूरिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यूरिन बन ही नहीं रहा है और वो कितना निकल रहा है? लेस देन 400 ml पर डे निकल रहा है। तो ये सारी चीजें यूरिन टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमें बहुत ज्यादा मेडिकल मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड स्टेज किडनी डिजीज चल रही है। लाइक किडनी आपकी ऑलमोस्ट डेड होती चली जा रही है। तो इसका मेन और हमारा जो मेन पर्पस है वो है डायलिसिस और आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करना। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिर्फ वो ड्रग्स ले रहे हैं जो कि सिर्फ सिम्टमेटिक बेस्ड है। लाइक आपको बहुत ज्यादा सिम्टम अगर आ रहे हैं तो उस चीज के लिए आपको ड्रग दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इतना ज्यादा रिटेन हो रहा है, सोडियम इतना ज्यादा बढ़ रहा है आपके अंदर कि आपको डायरेटिक्स देनी पड़ेंगी, दैट इज लैसिक्स। नॉर्मली हम लैसिक्स देते हैं। लैसिक्स का मेन काम क्या है कि वो आपके नेफ्रॉन, जो कि आपके किडनी की फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन के उस एरिया को एक्टिवेट करता है जो एरिया आपके सोडियम को रिटेन नहीं होने देगा या सोडियम को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बता दूं कौन सा एरिया आपके नेफ्रॉन में है जो कि आपके सोडियम को बाहर निकालता है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। आपको ये थोड़ा सा पतला सा एरिया दिख रहा होगा, दिस इज लूप ऑफ हेनले। इसका मेन काम क्या है कि सोडियम को बाहर निकालता है और आपके बॉडी के अंदर कम से कम लिमिटेड रखता है। ठीक है, तो आपको लैसिक्स लेना है जिसकी वजह से वो लूप ऑफ हेनले को एक्टिवेट कर दे और सोडियम बाहर निकल जाए। साथ ही साथ डायलिसिस हम कराएंगे विच इज वेरी कंपल्सरी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट आप करा सकते हो। तो डायलिसिस मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ मशीन दैट इज नोन एज डायलाइजर। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तरफ से ब्लड आपके डायलाइजर में जाता है और डायलाइजर उसे फिल्टर करता है और दूसरी तरफ से ब्लड वापस आपको सेंड कर देता है। तो ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। इसमें बहुत मनी वेस्ट होता है। वेस्ट क्या होता है? यूटिलाइज होता है, मैं कह सकती हूँ। तो ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के लिए आपको ड्रग्स ले सकते हो, स्पेशली मीटोप्रोलॉल या नेफेडिपिन। ये दोनों करती क्या है कि आपके ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको थोड़ा सा फैला देती हैं, चौड़ा कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। जब आप पाइप से पानी डालते हो और पाइप के आगे आप एक फिंगर लगा देते हो तो
जो वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही चीज है इसमें, अगर आप अपनी फिंगर उससे हटा दो तो वाटर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल चलता है। इसी इसी के साथ जैसा कि सेम चीज ब्लड सप्लाई में भी है कि अगर ब्लड सप्लाई को या आपके ब्लड वेसल्स को मैं पतला कर दूं तो अंदर का ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं उसको चौड़ा कर दूं, फैला दूं, तो आपके अंदर का जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो मेटोप्रोलोल और निफेडिपिन है, ये सेम काम कर रही हैं, आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा फैला रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड हाई हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था, वो बीपी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन एक तरह की ड्रग है जो कि हार्ट फेल को रोकती है। अगर आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, सॉरी ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, स्लो पंप कर रहा है, तो हम डिजॉक्सिन दे देते हैं, वो आपके हार्ट को अच्छे से पंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, जिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है जिसमें हम नई रीनल यानी नई किडनी ले लेते हैं। तो नई किडनी लेना इज नॉट लाइक इतना इजी, क्योंकि आपको डोनर कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो नई किडनी हमें इजीली नहीं मिलती है, फिर भी हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन पे ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना है। क्योंकि हम जो मेडिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। एजुकेट फॉर द न्यूट्रिशनल थेरेपी, हमें बोलना है कि उनको कम से कम सोडियम डाइट लेनी है, नमक कम लेना है। साथ ही साथ जैसे ब्रोकली हो गया आपका, आलमंड हो गया आपका, और आपका चुकंदर हो गया, एंड कीवी हो गया, स्पेनिच हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको, कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें आपको कम से कम लेनी है, क्योंकि ये आपका पोटेशियम रिच होता है। असेस फॉर द यूरिन आउटपुट कंटिन्यूस असेस करते रहना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किडनी अपना फंक्शन कितना ज्यादा डिले कर रही है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन देना है रिगार्डिंग मेडिकेशन। पेशेंट को बोलना है पैनिक नहीं होना है, और मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेनी है। क्योंकि अगर वो पैनिक होकर के मेडिकेशन अवॉइड करेगा, और वो कह सकते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज कर देगा, तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, साथ ही साथ पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट द फॉलोअप केयर। अगर पेशेंट डायलिसिस करा के चला जाता है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि डायलिसिस कराना है केवल आकर के, तो पेशेंट को बताना है कि कौन कौन से टाइम पे उसको विजिट करना है, कब कब डॉक्टर से मिलना है, एंड कब कब उसको डायलिसिस कराना है। साथ ही साथ उनको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। प्रिवेंशन में देख लेते हैं कि प्रिवेंशन में डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप पहले से ही, प्रिवेंशन का मीन्स क्या होता है कि आप पहले से ही अपनी बॉडी को फिट रखना चाह रहे हो। अगर आप पहले से ही अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे तो आगे चल के आपको डिजीज कंडीशंस फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर फ्लूइड इनटेक लीजिए, क्योंकि आप अच्छा फ्लूइड इनटेक लोगे तो आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर करेगी, और आपका जो यूरिन होगा वो कम टॉक्सिक होगा। ठीक है। स्मोक नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्मोक डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं इंजरी है, अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हो, तो वो इंजरी जल्दी हील नहीं होती है। हेल्दी फ्लूइड इनटेक लेना है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो सॉल्ट आपको कम लेना है, क्योंकि वो आपका बीपी इंक्रीज करता रहता है। सॉल्ट लेने की वजह से होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी सॉल्ट लिया है तो आपका बीपी इंक्रीज हुआ, नहीं। जब आप सॉल्ट लेते रहते हो तो आपका बीपी डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है। ईट हेल्दी एंड कीप वेट मैनेजिंग, ठीक है। वेट को मैनेज करके रखना है। क्योंकि जो आपका फैट होता है वो आपके बॉडी को ठीक से वर्क नहीं करने देता है। फैट सेल्स करते क्या है कि आपके बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिले करना स्टार्ट करते हैं। बीपी को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो। अपने आप को एक्टिव रखना है एक्सरसाइज के थ्रू, और शुगर लेवल भी मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। सीवियर एनीमिया हो सकता है। अगर किडनी की प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यूअस रहती रही तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है, वो हार्मोन आपका एकदम डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो हार्मोन जीरो हो गया तो आपका जो ब्लड बन रहा था वो ब्लड नहीं बन पाएगा ठीक से। क्योंकि वो हार्मोन आरबीसीज बनाता है।
साथ ही साथ आपके हार्ट फेल होने के चांसेस हैं। जब हार्ट में टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। सीजर्स, शॉक और कोमा ब्रेन की वजह से होगा। सीजर में भी आपकी टॉक्सिसिटी होने की वजह से आपको आपके ब्रेन में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी कि आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आपको सीजर्स हो जाएगा। शॉक, आपको सेप्टिक शॉक हो सकता है क्योंकि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपके बॉडी में सेप्सिस बढ़ रहा है, यानी इन्फेक्शन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। कोमा हो सकता है जब आपके सेल्स डेड हो जाएंगे। कहाँ के सेल्स? ब्रेन के। नेक्स्ट है आपका प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स होता है लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाना, ठीक है, फ्लूइड भर जाना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस टॉक्सिसिटी बढ़ रही है जो कि आपके लंग्स के सेल्स को डैमेज कर रही है और उसके अंदर वाटर बढ़ रहा है। जब इतनी सारी कंडीशंस आ जाएंगी तो लास्ट में आपको डेथ में भी आपकी डेथ हो सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि डेथ हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, diagnostic evaluation, medical management, surgical management, nursing management, prevention and complication of the end stage renal disease. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.